रतन टाटा का नाम भारत में कौन नहीं जानता। भारत के विकास में इनका और इनकी कंपनी टाटा ग्रुप का बहुत ही ज्यादा बड़ा हाथ है। देश के आजाद होने से लेकर अब तक टाटा ग्रुप ने भारत के प्रोग्रेस में सबसे ज्यादा मदद की है। यहाँ तक कि रतन टाटा ने तो अपनी 60 से भी ज्यादा % नेटवर्थ दान कर दी है। और ऐसे दानवीर व्यक्ति के बारे में हम सबको जानना चाहिए। और आज हम आपको यही बताएंगे कि आखिर कैसे रतन नवल टाटा बने द फेमस बिजनेसमैन रतन टाटा। तो जानने के लिए जरूर बने रहिए वीडियो के अंत तक। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिन्हें नवज बाई टाटा ने अपने पति रतन जी टाटा के मृत्यु के बाद गोद लिया था। जब रतन 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के, तभी उनके माता पिता 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए थे। उसके बाद से दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवज बाई टाटा द्वारा किया गया। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नोएल टाटा है और उनकी दादी नवज बाई ने दोनों पोतों का पालन पोषण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो अनुशासन को लेकर जितनी सख्त थी उतनी ही नरम भी थी। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वो कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में चले गए। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी BS वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरी की। इसको खत्म करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने 1975 में एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया। रतन टाटा ने भारत में वापसी करने से पहले लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में जॉन्स एंड एमोन्स में थोड़े समय के लिए काम किया, लेकिन अपनी दादी की बिगड़ती तबीयत को देख अमेरिका में बसने का सपना छोड़कर उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। भारत आने के बाद उन्होंने IBM के साथ काम किया, लेकिन JRD टाटा को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने रतन टाटा को टाटा ग्रुप के साथ काम करने का मौका दिया। इसके बाद से ही उनके करियर की असली नींव रखी गई। 1961 में उन्होंने टाटा के साथ काम करना शुरू किया। पहले कुछ शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। उसके बाद वो धीरे धीरे टाटा ग्रुप की ओर कंपनियों के साथ जुड़ गए। एक समय आया जब उन्हें 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में डायरेक्टर इंचार्ज के लिए चुना गया। 1981 में उन्हें टाटा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस समय कंपनी काफी घाटे में चल रही थी और बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी और घाटा 40% का। कुछ साल बाद रतन टाटा ने कंपनी को काफी मुनाफा पहुंचाया। इसके कुछ समय के बाद इन्हें 1991 में टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी बनाया गया। रतन टाटा के इस पद को संभालने के बाद मानो टाटा ग्रुप की किस्मत ही बदल गई हो। ऐसा लग रहा था आसमान पर भी सिर्फ टाटा का ही नाम लिखा है। उनके कार्यकाल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया, जिसके बाद टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया। अपनी ही कंपनी होने के बावजूद रतन टाटा ने बिल्कुल भी नीचे से शुरुआत की और धीरे धीरे काम करके वो टॉप तक पहुँचे। और ये भी एक कारण है कि इन्हें अपनी सक्सेस का या फिर किसी भी चीज का बिल्कुल ईगो नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भी पाया है वो अपने बलबूते पर पाया है और अपने साथ उन्होंने टाटा कंपनी को भी महान बनाया है। साल 1998 में टाटा ने अपनी पहली भारतीय कार तैयार की, जिसका नाम था टाटा इंडिका। इसके बाद टाटा ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस को तैयार किया, जिसके बाद भारतीय उद्योग की लिस्ट में टाटा का नाम दर्ज हो गया। दुनिया की सबसे सस्ती कार यानी टाटा नैनो भी रतन टाटा की सोच का एक हिस्सा है, जिसको लोगों ने काफी पसंद भी किया। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो कभी भी झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं रखता। वो सिर्फ काम करना जानते हैं, उसे किस तरह से अपने व्यवसाय में लगाना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, हमेशा से ही उनकी सोच यही रही है। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह की सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से रिटायर हो गए, जिसके बाद उनकी ये जगह 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री को दी गई। लेकिन रतन टाटा ने इस जगह को देने से पहले उनके सामने अपनी बात रखी, जिसके मुताबिक उन्हें 1 साल तक रतन टाटा के साथ काम करने को कहा गया, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री पलोनजी मिस्त्री के छोटे बेटे हैं, जो शपूर जी पलोनजी के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। साइरस मिस्त्री ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में लंदन बिजनेस स्कूल से डिग्री हासिल की। वो टाटा समूह के साथ 2006 से काम कर रहे हैं, जिसके बाद अब वो इस दिशा में ही आगे काम करते रहेंगे। हालांकि इस समय वो टाटा से रिटायर हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी वो कामकाज में लगे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने भारत की ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील कंपनी में इन्वेस्ट किया है।
इसके बाद अर्बन लैडर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियो में भी इन्वेस्ट किया है। रतन टाटा भले ही टाटा ग्रुप से रिटायर हो गए हैं, लेकिन टाटा सन्स के 2 ट्रस्टों के चेयरमैन अभी भी वही बने रहेंगे। रतन टाटा ने भारत के अलावा कई देशों के संगठनों में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। वो प्रधानमंत्री की व्यापार उद्योग परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद के सदस्य भी है। इसके साथ ही वो कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। अगर हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्केट वैल्यू की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से जितनी उनकी कंपनियां हैं, उनकी मार्केट वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 117 बिलियन डॉलर यानी करीबन 8.25 लाख करोड़ है। रतन टाटा इसमें से 65% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान देते हैं। यही कारण है कि वो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं है, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। और अगर उन्होंने दान नहीं किया होता तो यकीनन वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जरूर होते, या फिर भी हो सकता है कि वो सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब भी जीत लेते। वैसे इन्होंने एक खिताब जीता है, वो है जेंटलमैन का, और ये खिताब उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रिंस चार्ल्स ने दिया था। और इसी के साथ इन्हें कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया है और कई जगह पर अपने पैसे को डोनेट किया है। यहाँ तक कि भारत में कभी भी कोई दुविधा आती है तो सबसे पहले यही खड़े होते हैं, चाहे कोविड की सिचुएशन हो या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। ये हमेशा भारत के वासियों के लिए कुछ न कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको रतन टाटा के ऊपर हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।